ताकि बस्तर में कभी भी आपकी पोस्टिंग हो तो जो सर्वाइव कैसे करना है, कैसे माहौल में रहना है और कैसे आप नक्सल मूवमेंट में जो है अपने आप को ढालेंगे। तो इतनी बड़ी चूक जो हो जाती है वो किस कारण से हो जाती है, कहाँ पर रह जाती है कुछ बातें? मिल जाए उस गांव से, हर गांव से जहां ये नक्सलिज्म ज़्यादा इफेक्टिव है या पुलिस जो है बच्चों के प्रति कभी कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि बच्चों के द्वारा भी इस तरीके के जो है नक्सली इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। कहीं वो ऐसा तो नहीं कि कोई नक्सलियों का ही इंटरनल कोई व्यक्ति हो जो आकर फोर्स के अंदर इस तरह से ज्वाइन हो जाए? अगर कोई नक्सल उस गांव से है तो अभी वो कैसा दिखता होगा, किस कैडर में होगा, तो ये जानकारी जो है कहीं ना कहीं उनको भी रहती है, अदर पैरामिलिट्री फोर्स को, और ये जो कि हमारे लोकल हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य गठन के बाद से साल 2008 का वो वक्त आया जब नक्सलियों के खिलाफ एक काउंटर अटैक के लिए एक स्पेशल फोर्स के गठन के लिए सरकार की एक कार्य योजना बनी जिसको डीआरजी फोर्स के नाम से जाना जाता है। और अभी जो आपने अरनपुर में जो हमला आपने सुना होगा या आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा होगा, उसमें सबसे दुखद पहलू ये आया कि डीआरजी के जो जवान हैं, 10 जवान और एक जो उनका गाड़ी का ड्राइवर था वो शहीद हो गए। उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे विषयों पे बात करने के लिए मेरे साथ में शिल्पा साहू हैं। शिल्पा जी के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे पहली डीआरजी कमांडर रही हैं और काफ़ी कुछ अनुभव रहा है, ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी को जानती हैं और डीआरजी फोर्स के बारे में आपको बताएंगी। मैम, ये जो डीआरजी फोर्स होती है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, और सुना है ये और जो बातें चर्चा में आती हैं कि डीआरजी फोर्स बहुत ऑफेंसिव ऑपरेशन करती है नक्सलियों के खिलाफ, आप क्या बता पाएंगी? जी, डीआरजी जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जिसे हम कहते हैं, महिला डीआरजी की टीम जो थी दंतेवाड़ा में, उसको मैं लीड कर रही थी। नक्सल मोर्चे पे जो है यह टीम हर क्षेत्र में काम कर रही है वहाँ पे, चाहे वो सिविक एक्शन हो या एंटी नक्सल मूवमेंट हो और साथ ही साथ ड्यूटी हो, लॉ एंड ऑर्डर, वीआईपी ड्यूटी हो। बट खासकर इसको जो है इसका बनाने का उद्देश्य था वो एंटी नक्सल मूवमेंट के लिए था, क्योंकि उसमें जो हमारे जवान थे वो लोकल जो है वहाँ के थे, रहने वाले थे, वो अच्छे से जानते थे कि किस एरिया में किस टाइप का जो है नक्सलिज्म जो है काम कर रहा है, कौन से कमांडर्स हैं वहाँ पे जो पूरे पहले रह चुके हैं, कौन उनका मुखबिर है, किस तरीके का वहाँ जो है प्लानिंग किया जा सकता है, किस टेक्निक पे काम किया जा सकता है। जब गठन हुई डीआरजी का तो कांकेर और नारायणपुर ये 2 ज़िले थे, वहाँ से शुरुआत हुई थी। अब छत्तीसगढ़ में पूरा उसको एक्सपेंड किया गया। तो मैम, जब इस तरह की जो फोर्स है और जैसे आप बता रही हैं तो उसमें किस तरह के जो लड़ाके या बोलना चाहिए सैनिक हैं उनको भर्ती में लिया जाता है और उसके पीछे कारण क्या रहता है? जी, डीआरजी में सबसे पहले तो जो हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस में जो जवान रहते हैं वो उसमें शामिल रहते हैं। साथ ही साथ जो लोकल लेवल के हमारे जवान रहते हैं जिनको जानकारी होती है उस क्षेत्र की, चाहे वो एरिया हो और वहाँ के रहवासियों की और ख़ासकर बोली की, जो गोंडी हल्बी बोली वहाँ बोला जाता है, तो उनका भी हम उपयोग करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है कम्युनिकेट करने के लिए, इंट निकालने के लिए। मुखबिर सूचना का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें नक्सल ऑपरेशन में, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। साथ ही साथ ट्रेनिंग की बात रही तो ट्रेनिंग जो है कांकेर में स्पेशली इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें काउंटर टेररिज्म का जो है पार्ट एक वहाँ पूरा किया जाता है। चर्चा से पहले आप बता रही थी 45 दिन की ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? जैसे आपने भी ट्रेनिंग शेड्यूल को पार किया होगा और बाकी जो जवान हैं जो डीआरजी फोर्स से जुड़ रहे थे उनको भी ट्रेनिंग दी होगी या उनको करते हुए देखा होगा, तो क्या क्या ट्रेनिंग शेड्यूल का जो पैरामीटर है वो क्या रहता है? 45 दिन का ट्रेनिंग जो होता है कांकेर में होता है। छत्तीसगढ़ के समस्त जो जवान हैं उनको वो ट्रेनिंग करनी होती है ताकि बस्तर में कभी भी आपकी पोस्टिंग हो तो जो सर्वाइव कैसे करना है, कैसे माहौल में रहना है और कैसे आप नक्सल मूवमेंट में जो है अपने आप को ढालेंगे, कैसे उसको बोल सकते हैं क्रॉस करना कैसे सीखना है। उसके साथ साथ आईडी सर्च करना, एम्बुश, जितने भी ये वेपन है उससे रिलेटेड हमको ट्रेनिंग दी जाती है। नक्सली किस तरीके से आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं तो कैसे आपको उस चीज़ को हैंडल करना है, अपने जवानों को कैसे बचाना है, तो ये सब चीज़ की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि डीआरजी फोर्स में जब कोई लॉगिन करना चाहे वो नक्सलियों से पीड़ित ग्रामीण रहे, चाहे वो एक्स नक्सली रहे या फिर नक्सलियों से तंग हुआ एक कुनबा रहे, वो चाहता हो कि फोर्स में रहते हुए नक्सलियों के खिलाफ वो ऑपरेशन में भारतीय जो तंत्र है उसमें शामिल हो सके और सैनिक के तौर पे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कर सके।
जब वो डीआरजी से जुड़ना चाहता है तब उसके पैरामीटर को कैसे चेक किया जाता है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि कोई नक्सलियों का ही इंटरनल कोई व्यक्ति हो जो आकर फोर्स के अंदर इस तरह से ज्वाइन हो जाए। अगर वो चाहता है कि पुलिस की मदद करना चाहता है या पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना चाहता है तो कुछ समय के बाद ही उसकी प्रक्रिया रहती है, विभागीय प्रक्रिया हो पाती है, जिसमें कुछ समय हम उनसे इंट का जो है उपयोग कर सकते हैं, उसको एज ए मुखबिर जैसे है। उसके बाद जब हम ट्रस्ट हो जाता है या किसी तरीके से उनका कोई लिंकअप नहीं है, वो सच में जो है डेडिकेटेड है, तो कुछ विभागीय प्रक्रिया रहती है, उसके तहत उनका जो है आगे प्रोसेस रहता है। और साथ ही साथ जो सरेंडर किए हुआ कैडर रहता है, तो आत्मसमर्पण जो पॉलिसी है उसके अनुसार एक अपनी प्रक्रिया चलती है, जिसमें कुछ समय के बाद ही विभाग में उनको जो है बाकायदा ट्रेनिंग और ये सब के बाद ही जो है भर्ती जो है मिलती है। जैसे कि मैम आपने उस समय में और काफ़ी कुछ ऑपरेशन भी देखे होंगे, आप जब वहाँ पोस्टेड रही हैं, नक्सल इफेक्टेड एरियाज़ में पोस्टेड रही हैं, और क्या लगता था कि जैसे नक्सलियों का जो ये अभी घटना देखने को मिली है अरनपुर में, जिस तरह से हुआ, आईडी ब्लास्ट में हमारे 10 जवान शहीद हुए और डीआरजी के हुए, तो डीआरजी को बहुत टैक्टिकल फोर्स माना जा रहा है और साफ तौर पर ऑफेंसिव फोर्स माना जाता है, और ये इसलिए क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को वो लोग बेहतर समझते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्स आई हैं उनको भी वो लोग गाइड कर पाते हैं, इस तरह का उन लोगों को नॉलेज रहता है। तो इतनी बड़ी चूक जो हो जाती है वो किस कारण से हो जाती है, कहाँ पर रह जाती है कुछ बातें? कि कई बार ये होता है कि अभी जैसे जो घटना हुई थी उसमें भी ऑपरेशन के बाद जो है वापसी हो रही थी, और बस्तर में अभी इस सीज़न में आम पंडुम जो मनाया जाता है, तो उसके द्वारा उनके द्वारा ही जैसे कहा जा रहा था कि गाड़ी को रोका गया था, बच्चों का इस्तेमाल किया था, बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है बच्चों के प्रति कभी कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि बच्चों के द्वारा भी इस तरीके के जो है नक्सली इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, अच्छे हैं वहाँ पे, और नक्सलियों ने उस चीज़ को फिर जैसा आप सब जान रहे हैं किस तरीके से दुरुपयोग किया है अपने इस चीज़ का बच्चों के नाम पे। तो उस तरीके से जो एक दुर्घटना हुई है जिसमें शहीद हुए हैं। बाकी हमेशा जो है डीआरजी जो टीम है हमेशा अलर्ट रहती है, तैनात रहती है, कभी इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। ये बहुत समय के बाद जो ऐसा दुर्घटना जो हुआ है, और इसमें चूक तो नहीं बोल सकते, बट हाँ बच्चों का इस्तेमाल जो है वो एक कहीं ना कहीं जो है मनुष्यता के नाते जो हमारे जवान हैं उस चीज़ के कारण वो शहीद हुए हैं। जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स जो काम कर रही है, जैसे कि अभी कांकेर एरिया में बीएसएफ ऑपरेट कर रही है, दंतेवाड़ा और बीजापुर, नारायणपुर भी कर रही है, सीआरपीएफ कर रही है। तो सीआरपीएफ में और बीएसएफ में जो बाहरी जवान आए हैं, बाहर राज्यों से जवान आए हैं, उनको कोऑर्डिनेशन के लिए एक लोकल टीम जो डीआरजी सपोर्टिव टीम रहती है। तो जैसे किसी ऑपरेशन को लीड करना है या फिर डोमिनेशन पार्टी अंदर जाती है और या फिर सीओबीज खोलने की बात आती है, तो उस जगह पे जब एक ऑफेंसिव ऑपरेशन करना रहता है तो डीआरजी का इस्तेमाल किन किन पैरामीटर्स पे कहाँ कहाँ किया जाता है? क्या पहले इंटेलिजेंस चेक की जाती है? क्या पहले उनको आगे फ्रंट पे लड़ने के लिए कहा जाता है? किस तरह से जॉइंट ऑपरेशन होता है, जो बड़े ऑपरेशन होते हैं जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और हमारी जो लोकल डीआरजी की टीम है वो शामिल रहती है। डिपेंड करता है ऑपरेशन टू ऑपरेशन, और जो आपका उस टाइम का जो टारगेट है। अगर कैंप खोलना है तो डेफिनेटली डीआरजी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लोकल है वो, भाषा का जो कम्युनिकेशन रिलेटेड जो इशू होता है वो उसमें यहाँ से संभावना ज़्यादा अच्छी रहती है कि डीआरजी उसको हैंडल कर सके। साथ ही साथ एरिया के लिए भी जानकार रहते हैं, तो डीआरजी का जो सपोर्ट हमेशा रहता है। ग्रामीणों को कम्युनिकेट करने के लिए भी काफ़ी कुछ काम आता होगा। बिल्कुल, बहुत काम आता है, भाषा भी, और साथ ही साथ जानते भी हैं, उस एरिया के रहने वाले हैं तो जान रहे कि कौन से गाँव का कौन है सरपंच है, कौन पहले नक्सल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, कौन नहीं है, कैसा दिखता है। अगर कोई नक्सल उस गांव से है तो अभी वो कैसा दिखता होगा, किस कैडर में होगा। तो ये जानकारी जो है कहीं ना कहीं उनको भी रहती है, अदर पैरामिलिट्री फोर्स को, और ये जो कि हमारे लोकल हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं, हमेशा प्राप्त होती है। इस तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन की जो आला महकमा है वो कहते हैं कि मैम नक्सलवाद को बैकफुट पे लगातार किया जा रहा है और नक्सली पीछे हट रहे हैं और फोर्स जो है आगे उनको डोमिनेट करती जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो TCOC ऑपरेशन जो होता है, और इस तरह से पिछले साल भी तर्रेम में हमला हुआ, बड़ा हमला उन लोग गर्मी के सीज़न में करते हैं, अभी अरनपुर में हुआ, और साफ तौर पर बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी करके बताया जा रहा है कि हमले की जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ सरकार हम पे या केंद्र सरकार हम पे इस तरह से अटैक कर रही तो हम इसका जवाब दे रहे हैं। तो मैम ये इसको कैसे माना जाए कि अभी ऑफेंसिव कौन है? कैसे समझा जाए कि अगर हम आगे तक बढ़ चुके हैं और अंदर जाकर उनको पीछे करते जा रहे हैं तो वो भी रिटेलिएट कर रहे हैं?
देखिए अभी स्थिति ये है कि लगभग बस्तर के जितने भी ज़िले हैं बस्तर संभाग में सभी जगह जो है डीआरजी बहुत एक्टिवली और काम कर रही है। कई बार घटना जो होती है या नक्सली अपना अस्तित्व को बताने के लिए जहाँ एक बार ऐसा लगता है कि अब यहाँ बिल्कुल कोई हमला होने की संभावना नहीं है, तो उनका कैडर या तो डर के कारण अपना अस्तित्व दिखाना चाह रहा है, इसलिए ऐसा अटैक करता है। और डीआरजी जो है मेरे ख्याल से जितने भी हमारे सातों ज़िले हैं उन सब में ऐसा कोई भी मौका जितने हो सके मैं बोल सकती हूँ आईडी डिफ्यूज़ इतने किए उन्होंने, जितने पहले से कोई प्रिडिक्ट किया जाता है कि हाँ कुछ हमला होने वाला है, नक्सलियों की मीटिंग ली गई है या कुछ, वो भी उनका जो प्लान है असफल किया गया है कई बार ऐसी इनके द्वारा जो है अपने अस्तित्व को या अपना वो जो डर गए हैं नक्सली वो अपने आप को दिखाने के लिए कि हम हैं या अपना विरोध दिखाने के लिए वो इस तरीके के हमले जो हैं कर रहे हैं। अच्छा मैम, आप फोर्स में रहीं और उस समय जब किसी ऑपरेशन में जाना रहता था, किस तरह से हम डोमिनेट कर सकें, और क्या कोई ऐसी घटना याद है जब आप लोग जा रहे हों और उस एम्बुश से बाल बचे हों या इस तरह से लौटे हों या आपको सूचना पहले मिल गई हो कि आगे एम्बुश है और वापस हमें लौटना है, तो क्या प्लान आउट इस तरह से चेंज भी होते हैं? जब भी किसी ऑपरेशन की प्लानिंग की जाती है तो सतर्कता के साथ की जाती है। हमेशा एक बैकअप भी रहता है कि अगर इन केस उस रास्ते पे जा रहे हैं या जिस टारगेट पे हम जा रहे हैं वहाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे वापसी का रास्ता क्या होगा, क्योंकि हमेशा हम ये चीज़ को फॉलो करती है जिस रास्ते से आए उस रास्ते से वापसी ना हो। और ऐसे बहुत से हमारे जो बोल सकते हैं नियम या हमारे में ये गलती हुई है ऐसा मान रही हैं? गलती तो देखिए रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आना हुआ? कई बार डिपेंड करता है सिचुएशन, हो सकता है कि जिस रास्ते से वापस आना चाह रहे उस जगह कुछ नक्सलियों का मूवमेंट हो या वहाँ कुछ और हो, क्योंकि सतर्कता ही पहली प्राथमिकता रहती है। कोई भी हमारा ये प्रयास रहता है कि कोई भी जवान जो है कैजुअल्ट ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अगर उस रास्ते से भी अगर वापसी है तो कुछ ना कुछ उसके लिए भी कुछ डिसाइड हुआ होगा, कुछ निर्णय लिया होगा तभी उस रास्ते से जो है वापसी हुई है। तो कोई भी बिना किसी कारणवश जो है ऑप्स का जो है बोल सकते हो स्टेप जो है बिना किसी कारण के नहीं लिया जाता, और वहाँ भी डेफिनेटली कुछ कारण के द्वारा ही या किसी चीज़ के लिए ही उस रास्ते से वापसी हुई होगी। हर घटना या हर आघात के बाद में कुछ ना कुछ सबक लिया जाता है, तो क्या लगता है अभी जो इतनी सारी घटनाएं होती हैं और इतने बड़े पैमाने पर होती हैं उससे क्या किस तरह का सबक लेना चाहिए, किस तरह से, और या आप जो भी आप बताएं, हो सकता है इंटेलिजेंस के बारे में बोले, हो सकता है काउंटर अटैक के बारे में बोले, जो आपकी राय हो? अभी जो घटना हुई उसमें बाद में पता चला जैसे कि कुछ दिन पहले उस गांव में मीटिंग हुई थी, तो कई बार ये रहता है कि गांव वालों का सपोर्ट अच्छा मिल जाए उस गांव से, हर गांव से जहां ये नक्सलिज्म के लोग वहां ग्रामीण वहां है, तो जितना हो सके इंट अगर हमारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो और ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हमको अगर पहले से क्लियर हो जाए कि वहाँ कुछ होने की संभावना है तो एक हमारे लिए एक सावधानी हो जाती है। तो मैं यही एक सोच रखती हूँ कि जितना अच्छा हमारा इंट होगा, मुखबिर सूचना होगी, उतना ही हम ज़्यादा उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकेंगे। जैसे कि दर्शक ये समझना चाहते हैं जो 2-3-4 हमलों के पैटर्न रहते हैं नक्सलियों के, जैसे फॉक्सहोल करते हैं और स्पाइक्स लगाते हैं जो ज़मीन खोद कर उसके नीचे कील कांटे और बांस को खड़ा कर दिया जाता है, रॉड्स खड़े कर दिया उसके और पत्ते लेयर बिछा दिया जाता है। एम्बुश यू शेप या वी शेप में डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसकी घेराबंदी हो जाए। तो आप और क्या सोचती हैं कि और क्या क्या तरीके ये लोग ईजाद करते जा रहे हैं, नए नए तरीके, और उनको डोमिनेट करने के लिए फोर्स को और कितना ज़्यादा और कितनी तरह से प्रखर होना पड़ेगा? बहुत कुछ जैसे उस एरिया पे डिपेंड करता है, जिस एरिया से आप जा रहे हैं, जिस एरिया में आपको जाना है उस उधर की ज़मीन कैसी है, पहाड़ी एरिया है कि मैदानी एरिया है। पहाड़ी एरिया है तो किस तरीके के वो एम्बुश लगा सकते हैं, कभी पेड़ को टारगेट कर सकते हैं अगर आप रेस्ट करने का अगर कुछ रिस्क वहाँ पे लेते हैं पेड़ के छाँव के नीचे। अगर मैदानी एरिया है तो दूर दूर तक आपको समझ आ रहा है कि ऐसा आड़ लेने वाली जगह नहीं है, तो फिर वो ज़मीन को उस टाइम टारगेट कर सकते हैं कि होल वाला स्पाइक्स वाला वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत कुछ आपको टैक्टिक्स जो है डिपेंड करता है कि किस एरिया को आप क्रॉस करके जाने वाले हैं। नदी के साइड जा रहे हैं तो आप नदी के किनारे तरफ आपका चांस हो रहा है कि वहाँ से टारगेट आपको ईजिली किया जा सकता है, तो किस तरीके से नदी जो है क्रॉस करना है, किस तरीके से टीम बना के गार्डन करके, तो बहुत कुछ वही एरिया वाइज डिपेंड करता है। और सतर्कता अगर है तो हर जगह आप इजीली उस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। शिल्पा साहू जी बहुत कम उम्र से फोर्स को उन्होंने ज्वाइन किया और डीआरजी जैसी एक प्रबल फोर्स जो कि काउंटर अटैक के लिए बहुत प्रबल मानी जाती है और क्रॉस द फायर जाकर वो लोग फायर करते हैं, इस तरह से बातें सुनने को समझने को आती हैं। तो इस तरह की एक फ़ोर्स को इन्होंने कई ऑपरेशन इन्होंने लीड किए हैं और एक कमांडर की भूमिका में रही हैं। इनके तजुर्बे, इनकी बातें
और जो फोर्स के लिए भी जो एक चुनौती आज नक्सली पेश कर रहे हैं, उसके लिए जो इन्होंने सुझाव दिए या फिर और भी जो रणनीतियाँ फोर्स बना रही है, उन रणनीतियों पर विचार किया जाना चाहिए। साफ तौर पर जो नक्सलिज़म है वो आज कहीं ना कहीं पीछे तो हट रहे हैं, लेकिन एक ना एक मोड ऐसा आता है कि कभी काउंटर अटैक या डोमिनेट भी करने लगते हैं। तो उसको देखते हुए प्रॉपर रणनीतियाँ आगे भी सरकार को बनाई जानी चाहिए। ये बातचीत आपको कैसी लगी? इस बातचीत में आपकी कोई राय हो तो ज़रूर रखेंगे। केपी न्यूज़ हमारा आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।